स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। और ये वन ऑफ द लास्ट लेक्चर है, मतलब सेकंड लास्ट लेक्चर है एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स का। क्या पढ़ रहे हैं हम? सोल्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट के 2-3 सोल्ट्स बचे हुए हैं और एक टॉपिक बचा हुआ है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। उसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डिटेल में उसे डिस्कस करना है क्योंकि वो एक अपने आप में अलग टॉपिक है। और उसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिवर्सिटीज के बारे में। यूनिवर्सिटीज का टॉपिक क्यों आया है वो आपको पता लग जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे होती है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज क्या है, इसके यूजेस क्या है। सो ब्लीचिंग वर्ड कोई पहली बार तो आपने सुना नहीं है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक ब्लीचिंग एजेंट के बारे में। बिफोर ब्लीचिंग एजेंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कौन सा ब्लीचिंग एजेंट हम डिस्कस कर चुके हैं? NaOCl। क्या नाम था इसका? NaOCl लिख लीजिए या NaClO भी लिख लीजिए। इसका नाम था सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्लोराइड, CHLORIT, क्लोराइड, नॉट क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर Br होता है यहाँ पर सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड। तो ये NaOX टाइप का अगर कोई कंपाउंड होगा, X मतलब हेलोजन्स, हेलोजन्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 17 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, वो आप पढ़ेंगे आखिर के चैप्टर में। तो क्या लिखा जाएगा इसका जनरल नेम? सोडियम हाइपोहैलाइड। हैलाइड मतलब क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ओके, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ था? इसका प्रिपरेशन हुआ था जब हमने NaOH में डाल दिया था क्या? क्लोरीन। तो हमारा बन के आ गया था NaOCl। तो ये क्या है आपका? सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हमें तो ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है क्योंकि ये इसी का तो हिस्सा है। और रिलेट करके जितनी पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, अच्छे से मेमोराइज कर पाओगे। तो यहाँ पर भी ये ब्लीचिंग पाउडर भी एक ब्लीचिंग एजेंट ही है, लेकिन ये इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। यहाँ पर CaOCl नहीं है, CaOCl2 है, इसलिए सॉरी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है इसका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला एंड नेम, मैंने बताया। अब दोनों के अंदर, अच्छा इसका प्रिपरेशन भी सेम कर सकते हो। कैसे? CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, क्या बोलते हैं इसे? स्लेक्ड लाइन। उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दीजिए, CaOCl2 बन के आ जाएगा, वाटर अलग निकल जाएगा। ऐसे ही इसका प्रिपरेशन हुआ है। अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ पर एक चीज को बना क्या? क्लोरीन। क्योंकि वास्तव में जो काम करता है ना ब्लीचिंग एजेंट का, जो रियल ब्लीचिंग एजेंट है वो है आपका क्लोरीन। रियल ब्लीचिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। तो यहाँ से भी क्लोरीन फ्री होना चाहिए, यहाँ से भी क्लोरीन फ्री होना चाहिए। और वो फ्री कैसे होगा फिर हम देखेंगे। यार कपड़ा है आज तो, एक सेकंड बंद करना। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब तो समझते होगे ना, अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब तो समझते हैं। प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हम क्या बात करते हैं? प्रॉपर्टीज में हम देखते क्या? विशेषताओं में मुश्किल से 3-4 चीजें हमें चेक करनी होती है। क्या? कि भाई ये है क्या चीज, मतलब इसका फिजिकल स्टेट क्या है, इसका कलर क्या है, इसका स्मेल कैसा है, इसकी सोल्युबिलिटी कैसी है, और इसकी 1-2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बस ये आपको याद रखना है। तो फिर प्रॉपर्टीज ऐसे रटनी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले मेरे को डिस्कस करना है कि ये किस कलर का है। तो जितने भी हमने देखे अब तक सोल्ट्स, उनमें से ज्यादातर क्या थे? व्हाइट पाउडर। ज्यादातर उनमें से क्या थे? व्हाइट पाउडर। तो ये भी एक व्हाइट पाउडर है। और स्ट्रॉन्ग स्मेल इसमें से क्लोरीन की आती है क्योंकि क्लोरीन तो इसमें प्रेजेंट है ही। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर मैंने बताया था फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल हो गया। कलर भी हो गया, फिजिकल स्टेट, स्मेल भी। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी की। तो वाटर के अंदर ये सोल्यूबल है, जी हाँ,
कोल्ड वाटर के अंदर भी सोल्यूबल ये है, लेकिन इसका एक बहुत ही स्मॉल पोर्शन इनसोल्यूबल होता है और उसे क्या बोलते हैं, लाइन। क्योंकि आपको पता होगा CaOCl2 में CaO छुपा हुआ है ना, तो लाइन जो है वो कुछ हद तक इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। जो इनसोल्यूबल पोर्शन मिलेगा आपको, इसका समझ जाना है कि लाइन है। अब सोल्यूबिलिटी हमने देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, क्या कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड समझते हैं। डाइल्यूट मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड और कंसंट्रेटेड मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एसिड। तो डाइल्यूट एसिड हमने लिया, मान लो डाइल्यूट H2SO4 हमने ले लिया, डाइल्यूट हमने मान लो H2SO4 ले लिया और हमने फिर ऐड कर दिया डाइल्यूट H2SO4 के अंदर क्या, जो कि हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो यहाँ से क्लोरीन अलग हो जाएगा, CaSO4 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। मेरे को तो ब्लीचिंग एक्शन दिखाने के लिए क्या चाहिए था, क्लोरीन। क्लोरीन मेरे को चाहिए था Cl2। Cl कभी भी अकेला एटम नहीं होता, Cl2 भी फॉर्म होता है, ठीक है, डाई एटॉमिक, दो एटम डायटोमिक। तो क्लोरीन हमें मिल गया और यही ब्लीचिंग एक्शन करता है, यही रियल ब्लीचिंग एजेंट आपका है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब उसके बाद बढ़ते हैं इसके यूजेस की तरफ। इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। यूजेस क्या क्या इसके इस्तेमाल हैं। ओके, तो नाम से पता चल रहा है ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग करने में इस्तेमाल होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन लाइनन की ब्लीचिंग में, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प PULP उसकी ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल होगा। और नंबर 2 आपको पता होना चाहिए, अब चीजें रिलेट करना सीख जाओ। दूसरा चैप्टर एंडिंग की तरफ है, चीजें रिलेट करना सीख जाओ, ये सारा खेल जो है वो सीख जाओ। कैसे यार, क्लोरीन जहां भी हम देख रहे हैं, कहीं भी अगर क्लोरीन सीधा है, हमने पिछली बार क्लोरीन के यूजेस डिस्कस करे थे, या क्लोरीन किसी कंपाउंड के अंदर आ जाए, वहां पर एक प्रॉपर्टी जुड़ जाती है, क्या, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट। मतलब वाटर को साफ करने में, जर्म्स वगैरह को किल करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी कौन काम करता है, क्लोरीन। ppm में हम इस्तेमाल करते हैं, ppm ppb पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। इनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लो ना यार। ppm में क्लोरीन ऐड किया जाता है, ये कंपाउंड में देख लेना कितने में ऐड किया जाता है। तो रियल काम कौन कर रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से इसे ये प्रॉपर्टी मिली है कि डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज किया जा सकता है, स्टेरिलाइज करने के लिए वाटर को यूज किया जा सकता है। ये हो गई इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, पुरानी फिल्मों में क्लोरोफॉर्म सुना दिया, बेहोश। अच्छा, हाउसफुल 2 तक भी ऐसा ही हुआ, क्लोरोफॉर्म सुना दिया था। देखो, क्लोरोफॉर्म आजकल इस्तेमाल नहीं होती है, डॉक्टर्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, या कोई भी एनेस्थीसिया के तौर पर बेहोश करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, वो आप देख सकते हैं बॉडी के ऊपर। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म अब नहीं सुखाया जाता। ईथर्स और दूसरे कंपाउंड्स इस्तेमाल किया, ईथर्स पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर, वो पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में। अच्छा, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी, लेकिन क्लोरोफॉर्म फिर भी बहुत सारे यूजेस रखता है अभी भी, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो देखो, सब कुछ किसकी वजह से आ रहा है, सब कुछ आ ही रहा है क्लोरीन की वजह से। तो ये हो गए इसके यूजेस, किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरफ, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। अच्छा, सबसे पहले तो नाम में ही पेरिस आ गया, तो इस बात को तो समझना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला देख लो, CaSO4 × ½ H2O। क्या बोलेंगे हम इसे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हाफ को बोलते हैं, ठीक है। हेमी सर्किल तो पढ़ा होगा ना, आधा सर्किल, और सॉरी हेमिस्फीयर तो सेमी सर्किल। अच्छा, तो पेरिस क्यों आया यहाँ पर, पेरिस इसलिए आया क्योंकि पहली बार जब इसे बनाया गया था, किसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को, वो जिप्सम को हीट करके बनाया गया था। और जिप्सम जो है मिलता है मेनली कहाँ पर, पेरिस में, इसलिए इसका नाम POP पड़ गया।
जिप्सम क्या होता है? चौंक जाओगे, CSO4 into 2H2, इसी को जिप्सम बोलते हैं। हाँ, अरे यार बॉर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का फर्क पड़ रहा है, डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है। मतलब यार बॉर्डर के मॉलिक्यूल्स का तो डिफरेंस आया है और कंपाउंड चेंज हो गया। अगर आप इसे हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या हो जाएगा? CSO4 into हाफ H2O मिल जाएगा प्लस 1.5 मॉलिक्यूल H2O का अलग हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने की है क्या, कि अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दोगे तो क्या, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो नाश हो जाएगा। नाश का मतलब क्या है? नाश का मतलब ये है कि ये जो आधा मॉलिक्यूल है वाटर का वो भी उड़ जाएगा और फिर ये खाली बचेगा CSO4 एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। इसे बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड बर्न्ड प्लास्टर है, सड़ा प्लास्टर है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि सब कुछ ये कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ गए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का इंपॉर्टेंस कितना है। तो बहुत ही कंट्रोल मैनर में रिएक्शन करानी होती है, हीटिंग करनी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका प्रिपरेशन। और कुछ मुझे बताना था इसमें? हाँ, वो तो प्रॉपर्टीज तो डिस्कस करनी ही है, आगे जाके इसके यूजेस भी डिस्कस करने हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर तो कुछ नहीं समझाना था ना मेरे को। हाँ, एक ये हाफ मॉलिक्यूल वाटर का अजीब लग रहा होगा ना, आधा मॉलिक्यूल वाटर का होता है क्या भाई? वाटर का मॉलिक्यूल एक होगा, नहीं होगा। आधे का क्या मतलब है भाई? इसका वास्तव में फॉर्मूला है 2CaSO4 into H2O। अब ये मत सोचना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। ये मत सोचना कि ये 2 की मल्टीप्लाई वाटर में हो रही है ना। हाँ, मैंने आपको बताया था, समझाया था फर्स्ट चैप्टर में कि 2CaSO4 लिखा हुआ है तो 2Ca है, 2 ही सल्फर है और 2 8 ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें ना करना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 CaSO4 के मॉलिक्यूल एक वाटर का मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर। नौकरी में पढ़ा था, ये फॉर्मूला यूनिट कहलाती है। तो अगर 2 एक शेयर कर रहे हैं तो एक के बंटे में कितना आ गया? अरे एक के बंटे में आ गया भैया आधा मॉलिक्यूल वाटर का। तो ये सिर्फ लिखने के लिए, वास्तव में ऐसा नहीं होता। ओके, अब मेरे को डिस्कस करना है यूनिवर्सिटीज के बारे में। अच्छा, क्या यूनिवर्सिटीज के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हो सर? अभी तो हम 10वीं में हैं। अच्छा, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे ऊपर? ओके, इम्पैक्ट आज नहीं तो कल मिलेगा क्योंकि 10th के बाद 12th में भी आओगे, ग्रेजुएशन भी करोगे। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं लोस्ट वॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज। लोस्ट वॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज अच्छे से आजकल लिखने लगे हैं वर्सिटीज। वर्सिटीज यूनि को हटा दिया, वर्सिटीज। अच्छा, लोस्ट वॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या है? कहाँ हो गई आवाज यूनिवर्सिटीज की? देखो भाई, बात यह है कि जो यूनिवर्सिटीज थी, जो डिजाइन की गई थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश लोगों ने डिजाइन की थी, उन्होंने सिलेबस क्यूरिकुला कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था कि वो कोलोनाइजेशन को सपोर्ट करे। इसे कोलोनाइजेशन नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो कि ये है क्या। देखो, आपकी टेरिटरी है, जैसे ब्रिटेन है, उसके अंदर वहां ब्रिटेन के लोग रहते हैं। अगर आपको अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है, लोगों के ऊपर प्रभाव जमाना है, लोगों को अपने कब्जे में लेना है, तो टेंशन नहीं लेने का। अपना धर्म दूसरे देश में, दूसरे की टेरिटरी में जाके फैला दो, वे लोग खुद ब खुद आपके बन जाएंगे। नंबर 1 तरीका। नंबर 2, अपना कल्चर फैला दो। नंबर 3, अपनी लैंग्वेज फैला दो। जैसे दुनिया में आज सबसे ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग कहाँ हैं? इंडिया के। ये कोई बुरी बात नहीं है। अब तो इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। तो इंग्लिश से एक सिंपैथी हमारी बन चुकी है, बिल्कुल। तो ये बहुत सारे तरीके हैं कि आप अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड कर सकते हो बिना युद्ध करे। तो ये कोलोनाइजेशन का जो कंसेप्ट था, ये ब्रिटिश लोग लेकर आए थे, उसी के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज डिजाइन की गई थी, क्यूरिकुला डिजाइन किए गए थे। उससे इन्फ्लुएंस होकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर कॉलोनियल स्टेट में सर्व करने गए। लेकिन ये बात है 18वीं शताब्दी, सॉरी 19वीं और 20वीं शताब्दी की, मतलब 1800s और 1900s की। लेकिन 1900s के बाद जैसे बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, और फिर उसके बाद लहर की शुरुआत हुई आज़ादी की, स्वराज की, पूर्ण स्वराज की। तो कुछ ने नेशनलाइजेशन की तरफ भी अपना ध्यान उसने खींचा, कुछ स्टूडेंट्स का, उन्होंने नेशन को सर्व करने की ठानी।
उसके बाद से जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को छूट मिल गई, उन्होंने अपना क्यूरिकुलम फिर से डिज़ाइन किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के अंदर डेवलप हुई, IITs, IIMs, IIS, बहुत सारी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उभर कर आई और वे इंडिपेंडेंट थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने अपना शिकंजा उन पर कसना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका काम सिर्फ ग्रांट करने का, इसका काम सिर्फ इतना है कि आप एक्सटर्नल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ, ओके। लेकिन अब ये क्या करने वाला है, अब ये क्या करने लगा है, डिसीजन मेकिंग करने लगा है, मतलब डिसीजन मेकर बन गया है। मतलब सारी यूनिवर्सिटीज के फैसले यही लेगा। यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी बिल्कुल खत्म कर दी है। जैसे अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने MIT मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब फेमस यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने दोनों ने केस फाइल कर दिया था US सरकार के खिलाफ, और फिर उन्हें पीछे भी हटना पड़ा अपने फैसले से। आप देख सकते हैं उस न्यूज़ को, जो भी उन्होंने अभी फैसला लिया था फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें US छोड़ना होगा। क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई कोई 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने HRD के खिलाफ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के खिलाफ केस फाइल कर दिया? ऐसा कर सकते हैं? हुआ है ऐसा कभी या होगा आगे? नहीं। तो ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन बड़ा बेहतरीन तरीके से हो गया पिछले 15-20 सालों में। यूनिवर्सिटीज का पूरा शिकंजा कस लिया गया है। जितने भी वाइस चांसलर्स हैं कौन बिठाता है? गवर्नर। अब गवर्नर को कौन बिठाता है? सरकार। तो पूरा सरकार का इन्फ्लुएंस रहता है। तो अपनी ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज बहुत हद तक हो चुकी है। अच्छा, सारे वाइस चांसलर, देखो ये बोलना पड़ता है क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब पुलिस में रिश्वतखोर भी लोग होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि पूरा पुलिस सिस्टम ही बिल्कुल बेकार है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग वहां पर ऐसे भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और रिश्वत लेते नहीं हैं। तो वाइस चांसलर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे हैं, आवाज भी उठाते हैं, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि बहुत हद तक ये घुस चुका है नस नस में यूनिवर्सिटीज की ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, और इसे रोकने के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए, वरना आगे आप पर इसका खूब असर दिखाई देगा। तो पढ़ाई करते रहिए।